हेलो बच्चों, वेलकम टू स्टडी 24 प्लस इंडियाज बेस्ट लर्निंग ऐप। बच्चों, हम लोग पिछले लेक्चर में सीख चुके थे कि यूक्लिड विभाजन परिमेय और यूक्लिड विभाजन एलोगरिदम क्या होता है, यह कॉन्सेप्ट क्या है, ये पिछले लेक्चर में हम लोग सीख चुके हैं। उसका यूज, उसका उदाहरण सीखे, कैसे डेवलप हुआ कॉन्सेप्ट, वो सारी बात हम लोग सीखे और उसका क्वेश्चंस भी हम लोग प्रश्नावली 1.1 वास्तविक संख्या का प्रश्नावली 1.1 हम लोग अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन करते हुए वो सारे चैप्टर को हम अच्छी तरीके से सीख चुके। जो भी बच्चों ये इस वीडियो को फर्स्ट बार देखेंगे, वो पिछला वीडियो आप दो तीन लेक्चर डाला हुआ है स्टडी 24 प्लस चैनल पे, तो वहां पे आप जाके देख सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे वास्तविक संख्या का एक और कॉन्सेप्ट जानेंगे कि वह कॉन्सेप्ट क्या है, और वह कॉन्सेप्ट के बारे में देखेंगे। यहां पे आपके स्क्रीन पे दिया हुआ, आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि अंकगणित की आधारभूत परिमेय। हम लोग पिछले लेक्चर में 2 पॉइंट सीखे, यूक्लिड विभाजन परिमेय और यूक्लिड विभाजन एलोगरिदम के बारे में सीखे। यूक्लिड विभाजन का ही यूज एलोगरिदम में किया जाता था। तो आज हम लोग सीखेंगे, एक नए कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ेंगे, वो भी वास्तविक संख्या जो चैप्टर है, जो 10 मार्क्स पूछा जाता है। हम लोग उसमें 2 पॉइंट सीख चुके हैं। सारा 3 पॉइंट, लगभग 3 पॉइंट है, 4 पॉइंट्स है, जिसमें 2 पॉइंट्स के बारे में, 2 कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग सीख चुके, जान चुके। और आज हम लोग जो सीखेंगे वह सीखेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, अंकगणित की आधारभूत परिमेय, फंडामेंटल, इंग्लिश में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्या है फंडामेंटल अर्थमेटिक थ्योरम, वो उसके बारे में हम लोग जानेंगे, बारीकी ढंग से सीखने की कोशिश करेंगे। बच्चों, ये जो आधारभूत अंकगणित आधारभूत परिमेय है, सुनने में लगता है कुछ अजीब कि क्या कुछ बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट होगा, क्या कुछ बहुत बड़ी बात सीखने को मिलेगा क्या इस कॉन्सेप्ट से? ऐसा कोई बात नहीं, बहुत इजी चीज है, इजी पॉइंट्स है, इजी कॉन्सेप्ट है। वो इसके आधारित एक नाम दिया गया, कॉन्सेप्ट का नाम दिया गया अंकगणित का आधारभूत परिमेय। बट इससे हम लोग सीखेंगे, अभी हम लोग बचपन में सीख चुके थे कि अभाज्य गुणनखंड के बारे में, वही एक पॉइंट यहाँ पे, इसी अभाज्य गुणनखंड के बारे में ही हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। इसी का एक कॉन्सेप्ट नाम दे दिया अंकगणित आधारभूत परिमेय, बस, और कोई बड़ी बात ये नहीं है। हम लोग 6, 7, 8 में अभाज्य गुणनखंड के बारे में जान चुके हैं, सीखे हैं और देखे भी हैं। तो बेहतरीन कॉन्सेप्ट को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि अंकगणित की आधारभूत परिमेय क्या है। आगे बढ़ते हैं तो एक एग्जाम्पल से हम लोग समझाने की कोशिश करेंगे। आधारभूत परिमेय, अंकगणित की आधारभूत परिमेय जो है वो क्या है, क्या कहना चाहता है ये, इसके बारे में हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे, आधारभूत परिमेय के बारे में। चलिए देखते हैं। यहां पे एग्जाम्पल है, कोई एक संख्या ले लेते हैं, आधारभूत परिमेय कोई एक संख्या ले लेते हैं जिससे हम लोग अच्छी तरीके से इस कॉन्सेप्ट के बारे में जान सकेंगे, ठीक है ना। तो एक एग्जांपल लेते हैं, 330। बच्चों 330 यहां दिया हुआ है। 330 को अगर हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़े, ये कुछ नहीं है, ये जो जानकारी प्राप्त होता है इससे, ये एक अभाज्य गुणनखंड के बारे में। अभाज्य गुणनखंड के बारे में जानते हैं तो एक एग्जांपल लिए, 330 का अभाज्य गुणनखंड अगर तोड़ने की कोशिश करेंगे तो यहां पे देखेंगे कि 2 से अगर इसे हम डिवाइड करते हैं, 2 से अगर विभाजित करते हैं
क्योंकि सबसे आवाज संख्या होता क्या है, आवाज संख्या जो होता है, हम बता रहे हैं कि आवाज संख्या पिछले क्लास में, पिछले वीडियो, पिछले लेक्चर में डाला हुआ है कि आवाज संख्या वह संख्या जो स्वयं से और एक से विभाजित हो, उसे आवाज संख्या कहते हैं। स्वयं और एक से, स्वयं और एक से अगर वो संख्या विभाजित हो तो उसे हम आवाज संख्या कहते हैं। तो आवाज संख्या जैसे 2, सबसे छोटी आवाज संख्या 2, 3, 4 नहीं होगा क्योंकि 4 खुद से करता है, 2 से करता है, 1 से करता है। लेकिन यहाँ ये इसका जो परिभाषा है वह कहते हैं, इसका परिभाषा है कि वह स्वयं से कटे और 1 से कटे, उसी को आवाज संख्या बोलते हैं। जैसे 5 है ना, 7, 9 नहीं होगा, 11, ये डॉट डॉट इस टाइप की सारा सवाल होगा जो खुद से कटे और 1 से कटे। ठीक है, तो देखते हैं 330 का आवाज गुणनखंड जब हम 2 से इसको पहले डिवाइड करने की कोशिश किए तो डिवाइड करने के बाद आया 2 इकाई 2 है ना, 13, 6 दूनी 12, 165, 165 वार में कटा। अब देखते हैं कि 165 तो आ गया, क्या ये 2 से लगेगा फिर से? नहीं, इसको हर हाल में इसको आवाज गुणनखंड के रूप में तोड़ना है, मतलब एक एक इसका गुणनखंड जो होना चाहिए वो आवाज होना चाहिए। तो अभी एक बार में और लगेगा, 2 से तो नहीं लगेगा, तो एक बार और हम विभाजित करते हैं, किससे? 5 से, क्योंकि लास्ट में यहाँ 5 है तो 5 से डिवाइड करते हैं, तो 5 तिया 15, फिर यहाँ पे जाएगा, फिर 5 तिया 15, फिर से इसको डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो देख रहे हैं 3 से लगेगा 11 तिया 33, देख लेंगे है ना। तो इसका यहां पे हम लोग अगर देखें, इसका आवाज जो गुणनखंड होगा 2 × 5 × 3 × 11, या इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि 2 पर पावर 1, 5 पर पावर 1, 3 पर पावर 1 और 11 पर पावर 1 है ना। 3 पर पावर 1, 2 पर पावर 1, 5 पर पावर 1, 3 पर पावर 1 और 11 पर पावर 1। ठीक है, तो इसका हम लोग गुणनखंड को देखें, इसके आवाज गुणनखंड को तोड़ने की कोशिश किए तो 2 × 5 × 3 × 11 आया है ना, आवाज गुणनखंड ये टूट गया। एक इसके कॉन्सेप्ट को हम लोग अगर देखने की कोशिश करें है ना, तो एक वृक्षानुमा कॉन्सेप्ट भी होता है कि वृक्षानुमा तरीके से हम बनाते हैं। ये बुक अगर जब देखेंगे तो बुक में दिया हुआ है, तो इसको कैसे कर सकते हैं, देखिए यहां पे कि 330 है गुच्छे की तरह है ना, यहां लगता है जिससे हम डिवाइड करते हैं। जो आवाज गुणनखंड यहां होगा 2 बार में लगाएंगे तो यहां पे आएगा 165, फिर यहां से लगेगा, मान ली 3 बार में लगेगा, 6, 5, 11, 12, 3 बार में लगेगा है ना। तो 3 बार में जब लगाएंगे 5 तिया 15 है ना, 5 तिया 15, फिर 5 से लगेगा, 5 से इसको जब लगाएंगे तो यहां आ जाएगा 11। तो ये जो संख्या आएगा ये सारा, ये सारी बात जो यहां पे इधर लिखा हुआ है और जो लास्ट बचा हुआ है यही मेरा आवाज गुणनखंड होगा। इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि गुच्छे की तरह, एक गुच्छे की तरह इसको कॉन्सेप्ट को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश किए और ये भी देखे, और इस तरीके से भी बन सकता है। लेकिन हम लोग जो बेसिकली जो हम लोग यूज करते हैं वो इस तरीके के आवाज गुणनखंड को यूज करते हैं, इसी तरीके के आवाज गुणनखंड को हम लोग यूज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अगला हम पॉइंट्स यहां पे देखें कि इसको आवाज गुणनखंड के रूप में लिखे 2 × 5 × 3 × 11 लिख दिए। अब कुछ एक और एग्जांपल लेने की कोशिश करते हैं। ये वृक्षनुमा इस तरह से बना सकते हैं है ना, मतलब 330 है ना, गुच्छे की तरह इसका कॉन्सेप्ट होता है वृक्षनुमा है ना। 330 इसको 2 से डिवाइड, इधर जितने भी ये लेफ्ट साइड जो भी होगा वो सारा आवाज गुणनखंड होगा, लास्ट में जो बचेगा वो भी आवाज गुणनखंड के रूप में लिखा जाएगा।
ठीक है। लेकिन इस तरीके से हम लोग कभी बेसिकली हम लोग यूज करने की कोशिश करते हैं और यूज भी करते हैं और हमेशा यूज करते आ रहे हैं इस रूप में आवाज गुणनखंड के रूप में करते आ रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल लेने की कोशिश करते हैं। पूरी तरह कट गया। कट गया था, है ना। तो यहां से देख लिए हम लोग, आगे बढ़ते हैं। चलिए एक एग्जांपल और लेने की कोशिश करते हैं, लेते हैं एक और एग्जांपल। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लिया जाए कुछ भी ले लेते हैं, ये ले ली। इस एग्जांपल को हम लोग देखते हैं। अगर इसे हम 2 से, पहले सबसे छोटी आवाज 2 से लगेगा तो 2 से लगाएंगे। तो 2 से जब लगाए तो 2 इकाई 2 दूनी 4, फिर 1 25, है ना, 2 दूनी 4 और ये। फिर हम देखिए 2 बार में ये लगेगा तो 2 बार में लगाएंगे 12, 1 12 दूनी 24, 1 12 6, है ना। फिर हम 2 बार लगाएंगे क्योंकि 2 बार में फिर लगेगा, फिर से डिवाइड होगा 6 और 3 और 0, पुनः 2 से विभाजित होगा। फिर से हम लोग 2 से विभाजित करेंगे तो 2 तिया 2 इकाई और यहां आ जाएगा 15। अब ये 2 से विभाजित नहीं होगा, तो 2 से विभाजित नहीं होगा तो किससे, सबसे उसके बाद 3 है, 3 से देखते हैं। तो 3 का नियम होता है डिवाइड होने का कि अगर संख्या सम 3 से हो जाए, पूरी संख्या अगर जोड़ने पर 3 से डिवाइड हो जाए तो वो संख्या 3 से डिवाइड होगा। जैसे 3 + 1 + 5, 3 1 4 1 4 5 8 9, ये 3 से पूरी तरह डिवाइड है, मतलब ये भी संख्या 3 से पूरी तरह डिवाइड होगा। अर्थात हम ये कहना चाह रहे हैं कि 3 से डिविजुअल का 3 से जो संख्या डिवाइड होता है उस वो किस रूप में डिवाइड होता है, कैसे जानेंगे कि वो स्पीड में कैसे जानेंगे वो डिवाइड होगा 3 से। तो सम, सभी डिजिट का सम अगर 3 से डिवाइड होगा तो वो संख्या पूरी तरह 3 से डिवाइड होगा। तो देखिए 5 1 6 6 3 9, ये भी 3 से डिवाइड, क्योंकि 9 3 से कटेगा तो 3 से इसको डिवाइड करते हैं तो ये आ जाता है 105। फिर से होगा क्या, 3 से लगेगा, 3 से डिवाइड होगा, 5 और 1 6, 3 से विभाजित ना होगा। तो हम लगाते हैं 3 तिया विभाजित करते हैं, 3 तिया 9 और ये आ जाएगा 35। क्या फिर से 3 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। तो अगला हम 5 से लगाएंगे तो ये 5 और ये 7 आ गया। तो इसका आवाज गुणनखंड अगर देखें तो इसका आवाज गुणनखंड आया 2 × 2 × 2 × 2 × मतलब 4 बार 2 है तो 4 बार लिखें, 2 बार 3 है 3 लिखें, 5 है और 7। जब यहां से हम लोग देखें कि 2 पर इस तरह भी लिख सकते हैं क्योंकि 2 4 बार है तो 2 4 बार है तो हम इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर 4। ठीक है, 3 बार रहेगा तो 2 पर पावर 3 लिखेंगे, 2 रहेगा 2 को 2 रहेगा तो 2 पर पावर 2 लिखेंगे। लेकिन यहां पे आपका जो है ना, दो पर पावर 4, 3 पर पावर 2, 5 पर पावर 1 और 7 पर पावर 1, ये आवाज गुणनखंड है। तो अंकगणित का आधारभूत जो परिमेय है वह यही कहता है कि इसे हम आभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे तोड़े, किस रूप में तोड़े, बस यही चीज है। कोई भी, इसका कहने का मतलब होता है कि कोई भी भाज्य संख्या को
अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में, अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना ही इसका मेन उद्देश्य है। किसका? अंकगणित आधारभूत परिमेय का। तो आधारभूत अंकगणित का परिमेय का जो मेन उद्देश्य है, मेन मकसद जो है वो क्या है कि भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्या के रूप में, भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्या के रूप में गुणनखंड, अभाज्य संख्या को गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना ही अंकगणित आधारभूत परिमेय का उद्देश्य है। तो यहां से हम लोग देखें कि एक दो एग्जांपल लिए, तो इसको इस तरीके के रूप में लिख सकते हैं, या 2 पर पावर 1 कुछ नहीं पावर है तो हम ये कह सकते हैं कि 2 पर पावर 1 ऊपर 1 है, तो इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरीके रूप में लिख सकते हैं। अब इसमें एक सवाल उठता है, देखिए वो सवाल क्या उठता है, यहां तक हम लोग देख लिए, पूरी बात को हम लोग समझ लिए कैसे गुणनखंड हो सकता है, किस तरीके से गुणनखंड विधि अभाज्य गुणनखंड को तोड़ सकते, किसी भाज्य संख्या को, है ना, किसी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के रूप में व्यक्त कैसे किया जाना चाहिए, वो सारा चीज हम लोग यहां पे देख लिए। अब हम देखते हैं यहां पे 2 सवाल उठता है, वो सवाल क्या उठता है वो चीज हम लोग देखते हैं कि एक सवाल उठता है, पहला सवाल उठता है कि एक सवाल उठता है कि क्या प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के घातों के गुणनफल के रूप में लिखना संभव है। हम ये कह रहे हैं, यहां पे एक सवाल उठता है, आपके मन में एक सवाल उठता होगा कि प्रत्येक भाज्य संख्या को, कोई भी भाज्य संख्या, भाज्य संख्या कहने का मतलब कि जो स्वयं से और एक के अलावा किसी और संख्या से विभाजित हो जाए उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 6, क्या ये 1 से कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 3 से भी विभाजित हो रहा है और स्वयं से विभाजित हो रहा है। तो वैसी संख्या जो स्वयं से और एक के अलावा, स्वयं और एक के अलावा किसी और भी संख्या से विभाजित हो जाए उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। तो क्लियर हुआ बात इस। अब देखते हैं, है ना, देखते हैं तो यहां के एक सवाल उठा कि एक सवाल उठता है, ये कॉन्सेप्ट में एक सवाल है कि एक सवाल उठता है कि क्या प्रत्येक भाज्य संख्या अभाज्य संख्या के घातों के गुणनफल के रूप में लिखना संभव है। तो अभी हम जस्ट पिछले एग्जांपल में दिए कि 330 एक भाज्य संख्या है, 330 एक भाज्य संख्या है, लेकिन इसे हम अभाज्य संख्या के रूप में, अभाज्य गुणनखंड के रूप में अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर दिए। तो इसका मतलब हुआ कि किसी भी भाज्य संख्या को, ये भी जो संख्या है ये भी क्या है, भाज्य है, तो कोई भी भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, क्या होगा, इसका आंसर ये होगा, क्या, हाँ होगा। क्यों होगा, क्योंकि हम लोग कोई भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में तोड़ सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं। कोई दिक्कत, यहां तक कोई प्रॉब्लम है ना? उम्मीद करते हैं कि किन्हीं को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर प्रॉब्लम किसी को कुछ पॉइंट्स पर हो तो आप कमेंट जरूर करें और उसके बाद एक वीडियो को बार बार पॉज करके इसे देखें, है ना, जो कि क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। दूसरा सवाल उठ सकता है, दूसरा सवाल क्या उठता है कि प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्या के धनात्मक घातों के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, हाँ कर सकते हैं।
यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड के आने वाले क्रम को छोड़कर क्रम के बिना अद्वितीय होता है। देखिए इसके कहने का मतलब यह हुआ कि प्रत्येक भाज्य संख्या को, ठीक है, प्रत्येक भाज्य संख्या को, जैसे ये भाज्य संख्या है, लेकिन इसे अभाज्य संख्या के रूप में तोड़े तो विभाजित किए तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 11 के रूप में तोड़े। देख लीजिए यहां पे, है ना, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 11 के रूप में तोड़े। तो 2 इंटू 3 इंटू 11 के रूप में तोड़े। बताओ ये किस रूप में है? अभाज्य संख्याओं के धनात्मक घातों के एक गुणनफल के रूप में है कि नहीं? अभाज्य संख्या मतलब ये अभाज्य संख्या हुआ। अब कह रहा है कि धनात्मक घात हो, तो घात तो हमेशा धनात्मक होगा, है ना। घात में जो पावर, जिसको हम पावर घात बोलते हैं, इसको पावर ऊपर, जैसे a पर पावर 2 तो ये क्या है? घात है ना। जैसे x पर पावर 3 ये क्या है? घात है, ये पावर है। तो इसे घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो घात 30 का एक ही था, क्या ये गुणनफल के रूप में व्यक्त हो सकता है? हाँ, गुणनफल के रूप में व्यक्त हो सकता है। जैसे हम दूसरा एग्जाम्पल जो हम लिखे 50/140 था, इसका जब हम लिखे तो 2 पर पावर 4, 3 पर पावर 2 और क्या था 3 पर पावर और 5 पर पावर 1 और 7 पर पावर 1। तो देखिए ये भाज्य संख्या था और इसे अभाज्य संख्याओं के रूप में व्यक्त किए और अभाज्य संख्या के रूप में विभाजित करके इसे घातों के रूप में लिए, पावर के रूप में लिए, क्योंकि 2 की संख्या 4 बार था, 4 बार हम 2 से विभाजित किए तो यहाँ पे 2 पर पावर 4 था और 3 को 2 बार विभाजित किए तो 3 से 2 बार यहाँ पावर आ गया। मतलब इसे घातों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। हाँ, ये कर सकते हैं। तो इसका भी जवाब मतलब आपका आंसर आ गया कि प्रत्येक भाज्य संख्याओं के अभाज्य, पहला सवाल था कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। दूसरा सवाल है प्रत्येक भाज्य संख्याओं के अभाज्य संख्याओं के धनात्मक घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ये किया जा सकता है तथा यह भी बताना कि यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड खंडों कि आने वाले क्रम को छोड़कर क्रम के बिना भी हो सकता है क्या? जैसे बच्चों यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां ध्यान दीजिएगा मेरे भाई कि यहां पे कह रहा है कि ये जो क्रम है, क्या इस क्रम को हम चेंज कर सकते हैं क्या? 7 पहले ले सकते हैं क्या? 5 पहले ले सकते हैं क्या? 3 पर पावर 2 ले सकते हैं क्या? क्या ये क्रम को हम बिना क्रम को छोड़कर हम बिना विदाउट क्रम का चले, है ना, विदाउट सीरीज का चले, विदाउट क्रम का चले, क्या ये हो सही? ये सही है। हाँ, ये भी सही है, क्योंकि इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 50/140 ही आएगा और इसे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 50/140 ही आएगा। तो यहां पे हम लोग देखें कि ये, हाँ, ये विदाउट क्रम को हम भी लिख सकते हैं। अब कहिएगा सर उलट के, अब कुछ भी ले सकते हैं, 5 पहले ले सकते हैं, 7 लिख सकते हैं, 2 पर पावर 4, 3 पर पावर 2, कुछ भी लिख सकते हैं। एनीथिंग, एनी सीरीज में, कुछ भी, कोई भी सीरीज में आप लिख सकते हैं। तो यहां दोनों का जो सवाल का जवाब था वो आपको मिल गया। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी तरीके से यह सवाल का जो कॉन्सेप्ट था या जवाब था ये आपके दिमागों में सेट हो गया होगा, है ना। तो ये दोनों समझ में आ गया होगा, ठीक है, उम्मीद करते हैं आ ही गया होगा। अपना स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, है ना, या कॉपी कलम लेकर बैठिए। जब भी वीडियो देखना स्टार्ट करें तो कॉपी कलम और बुक को लेकर बैठे कि अगर हम एक एक क्वेश्चन का एनालिसिस करें, कॉन्सेप्ट का एनालिसिस करें तो आपके बुक और कॉपी में पूरी तरह आप छापते चलें, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।
अगला क्या कहना चाह रहा है। ठीक, यहां पे अगला ये कहना चाह रहा है कि एक्चुअली एक कॉन्सेप्ट के हम पूरी तरह डिटेल हम लिख दिए कि संख्याओं 4 पर पावर n पर विचार कीजिए। एक संख्या है 4 पर पावर n, इस पे कह रहा है कि विचार कीजिए। जहां n एक प्राकृतिक संख्या है, जहां पे n एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है, या ये बोलना है कि n का कोई भी ऐसा मान है, एनी नंबर, या इसका हिंदी होता है कोई भी ऐसा मान है जिसके लिए 4n अंक 0 पर समाप्त हो, जिसके कारण अगर हम n का कोई भी वैल्यू यहां पे अगर डालें, लिखें 1 2 3 4 कुछ भी अगर यहां पे n के जगह पर डालें, तो क्या जो भी संख्या आएगा, क्या ये अंत जो होगा वह 0 से स्टार्ट होगा क्या? क्वेश्चन को फिर से समझिएगा। जब तक आप क्वेश्चन को नहीं समझ पाएंगे तब तक इसका आंसर आप नहीं दे सकते हैं, नहीं दे पाएंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट जब तक पूरी तरह क्लियर नहीं होगा तो आपके दिमाग में सेट नहीं हो पाएगा कि किस तरीके से इसे सॉल्यूशंस करें, है ना। अगर आप होता क्या है ना कि जब आप ऑफलाइन क्लास लेते हैं किसी टीचर के पास, तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन प्रश्नावली 1.1 किया या प्रश्नावली 1.2 किया, स्टार्ट किया, बोला चलो लो 1 नंबर का सवाल बनाना स्टार्ट करो, और आप लोग बनाते हैं बस एक मतलब कि एक होता है रटंट विद्या जैसे आप लोग अध्ययन करते हैं, क्योंकि आप लोग उतना सोच नहीं पाते हैं, क्योंकि आपके पास अभी तक ऐसा कोई मटेरियल या ऐसा कोई कॉन्सेप्ट या कोई ऐसा लेक्चर आपके पास नहीं आया सामने कि जिससे आप जागरूक हो सके मैथ्स के प्रति, कि मैथ्स रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, इसको समझने वाला चैप्टर है। आप अगर आपका कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं तो उससे चाहे 1000 सवाल भी क्यों ना क्रिएट हो, आप उसका आंसर दे सकते हैं, जवाब दे सकते हैं। कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको जब क्वेश्चन सॉल्यूशंस करें तो आप क्वेश्चंस को देखें कि क्वेश्चंस क्या कहना चाहता है, ठीक है। तो इसी कारण से बारीकी ढंग से एक्सप्लेनेशन करते हुए, विश्लेषण करते हुए, एक एक पॉइंट्स को, एक एक कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे, एक एक थ्योरम को समझेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। देख रहे होंगे जिस तरीके से समझाने का जो तरीका है कि हर बच्चे जो कमजोर है, जिसको मैथ्स से डर लगता है ना, जिसको मैथ्स से डर लगता है, पूरी तरह डरता है, अगर उसके पास बुक दे दिया जाए तो उसको भय लगता है मैथ्स से, मैथ फोबिया हो जाता है उसे। तो क्यों डरना जब आपके साथ है स्टडी 24 लर्निंग ऐप। तो डर इसलिए लगता है क्योंकि आप कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह बारीकी ढंग से नहीं सीख पाते। डायरेक्ट आप क्वेश्चन पे आते हैं, एक क्वेश्चन देखे तो एक क्वेश्चन को जब देखे तो एक ही क्वेश्चन वही चीज याद रहेगा। जब आप किसी स्थान पे जाने की कोशिश करते हैं या किसी स्थान पे जाना है जहां पे पहली बार आप जा रहे हैं, वहां पे अगर आप डायरेक्शन मालूम चल जाए कि वहां हमको पहुंचना है, तो आप किसी भी रास्ते से वहां तक आप पहुंच जाएंगे। लेकिन आपको डायरेक्शन नहीं मालूम होगा तो आप जिस रास्ते से गए वही रास्ते हमेशा के लिए आप यूज कीजिएगा, क्योंकि आपको वो डायरेक्शन मालूम नहीं है, आपका वो विजन क्लियर नहीं है कि आप किस रास्ते से गुजरे। अगर वो स्टॉप हो जाएगा रास्ते को तो आप वहां भी स्टॉप हो जाएंगे। तो इसी कारण से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट को जाने, कॉन्सेप्ट को समझें कि कॉन्सेप्ट क्या कहना चाहता है, किस कॉन्सेप्ट का काम क्या है, तभी आप कर सकते हैं, तभी आप आगे क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं और आपको मैथ से डर खत्म हो जाएगा। तो स्टडी 24 के साथ आप जुड़े रहिए, इंजॉय कीजिए मैथ्स को, और भी विषय को एंजॉय कीजिए, और भी सब्जेक्ट के बेहतरीन टीचर
इस प्लेटफॉर्म पे है ना। आपको जीएस और आर्ट्स का पेपर, इंग्लिश के पेपर, है ना, 24 घंटा आपके लिए मेहनत करने के लिए यहां पे हर एडुकेटर आपके साथ हैं और मेहनत करते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं कि सवाल को समझने की कोशिश करेंगे कि यह सवाल क्या कहना चाहता है ना। तो यहां कह रहा है कि संख्याओं 4 पावर n पर विचार कीजिए। यहां पे विचार करने को कह रहा है कि 4 पावर n विचार करना है। अब विचार ऐसा नहीं करना कि विचार करते करते कहीं और खो जाए, वो विचार नहीं करना है। विचार आपको ये करना है कि संख्या के बारे में विचार करना है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि विचार करने के लिए अगर कहेंगे कि विचार कीजिए तो आप कहीं और भी चले जाएंगे। विचार करने का बहुत समय है। तो यहां पे देखेंगे कि 4 पावर n ये संख्या पर विचार करना है कि जहां n एक प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है, n एक कोई संख्या है। हम पिछले वीडियो में हम आपको हम बता चुके हैं कि बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है, मैथमेटिक्स नंबर होता है, वो बोले कि हमेशा यूज होगा चैप्टर में। तो इस कारण से वो वीडियो को जरूर देखिएगा कि वह हर परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, शांत अशांत, अशांत अनावर्ती, अशांत आवर्ती, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या, इंटीजर, ये सारी बात हम वहां पे समझा चुके हैं, है ना। तो वो सारी बातों को आप लोग समझें और देखें पिछले वीडियो को, और उसके बाद यहां पे भी इस वीडियो को आप देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विचार कीजिए, n एक प्राकृतिक संख्या, जहां जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान जिसके लिए 4 पावर n अंक जो अंक होगा उसके शून्य पर समाप्त होगा क्या। जैसे हम कह रहे हैं कि 4 पावर n, कोई n एक नेचुरल नंबर है, कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 जो कुछ भी। अगर हम यहां पे n के जगह पर 1 2 3 4 डॉट 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 n तक कुछ भी रख दें, इन्फिनाइट तक कुछ भी अगर रख दें, क्या इसका जो संख्या आएगा, इसका जो संख्या बनेगा क्या लास्ट में 0 आएगा क्या। उसी चीज को प्रूफ करने का, उसी चीज को जांच करने का कह रहा है कि विचार करने के लिए कह रहा है। क्या हो सकता है क्या, देखते हैं। तो सिंपल भाषा में आप समझ सकते हैं, इस चीज को अगर थोड़ा सा साइड रखकर आप समझेंगे कि 4 पर पावर अगर हम 1 रखते हैं तो देखिए 4 ही होगा कि नहीं। n नेचुरल नंबर है, n आप कुछ भी मान सकते हैं। तो हम 4 पर पावर 2 लिखते हैं तो 4 चौक 16, क्या 0 अंत में बना क्या। 4 पर पावर अगर 3 लेते हैं तो बताइए कि ये आ जाता है 64, क्या लास्ट में 4 बना क्या। कभी नहीं बन सकता है मेरे भाई। क्यों? क्योंकि ये जो 4 पर पावर 2 3 4 5 कुछ भी रखते जाएंगे। 4 पर पावर 3 का मतलब हुआ 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, तो 4 को 3 बार मल्टीप्लाई किए 64 आ गया। बताओ मेरे भाई कि अगर हम 4 पर पावर 5 भी लिखेंगे तो 4 को 5 बार मल्टीप्लाई करें तो कभी भी 0 बन पाएगा। वो लास्ट में हमेशा इवन बनेगा। इवन कुछ भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, वही लास्ट में 6 4 ये बनते जाएगा। लेकिन कभी भी 5 बन सकता है क्या। 5 बनने के लिए अगर ये 4 पर पावर अगर n दिया हुआ है, 4 पर पावर n दिया हुआ है, तो इसमें एक अगर ये संख्या बोले कि लास्ट में 0 हो जाए तो 0 होने के लिए यहां पे आपको एक 5 का मल्टीप्लाई, एक 5 का गुणनफल होना जरूरी है कि नहीं। जब ये 4 पर पावर n कुछ भी अगर रख दें तो वो हमेशा इवन नंबर बनेगा और कुछ भी संख्या बन सकता है, लेकिन वो 0 नहीं बनेगा। अगर 0 बनाना है, अंत में 0 लाना है, तो आपको एक संख्या यहां पे मल्टीप्लाई में 5 होना जरूरी है। अगर ये संख्या कुछ भी आ जाता है, मान ली लास्ट में 4 आया तो 5 चौक 20, लास्ट में 6 आया तो 6 पंचे 30, लास्ट में 0 बन गया, मतलब ये बन सकता है। लेकिन यहां ऐसी बात नहीं कर रहा है, यहां पे 4 पर पावर n है, तो यहां पे निश्चित ऐसे कह सकते हैं कि यहां पे 0, अंत में 0 नहीं आएगा। क्यों 0 नहीं आएगा? क्योंकि 4 पर पावर n एक प्राकृतिक संख्या है। 1 2 3 4 5 लिखते जाएंगे तो उसका अगर उसका सॉल्यूशन करेंगे, 4 पर पावर 2 लिखें, 4 पर पावर 3 लिखें, इसका जब हम गुना करके लिखेंगे तो संख्या जो आएगी वह संख्या हमेशा क्या आएगा, इवन नंबर आएगा, नॉट 0। 0 कभी नहीं आएगा। और 0 लाना है तो आपको 4 पर पावर n के साथ गुना करना पड़ेगा कोई अंक। मेरे भाई यहां पे समझ में आ गया होगा। तो यहां वही चीज लिखें कि यदि किसी n के लिए, अब इसी चीज को हम लिख दिए, इसी चीज को जब आप
सॉल्यूशन करेंगे। जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, मान लीजिए क्वेश्चन पूछेगा, तो आप डायरेक्ट इस तरह से नहीं कर सकते हैं, उसको डिटेल लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखना है वो देखो यहां पे कि यदि किसी n के लिए संख्या 4 पर पावर n शून्य पर समाप्त होगी तो वह 5 से विभाज्य जरूर होगा। तो वही बोले कि अगर यह संख्या शून्य पर आएगा, चलिए देखते हैं, उसी चीज को समझना है कि 4 पर पावर n शून्य पर समाप्त होगी। अगर ये 4 पर पावर n है, अगर हम ये कह रहे हैं कि कोई संख्या इसको n गुना करने पर लास्ट में 4 जीरो आ गया मान लीजिए, तो जीरो जब आएगा तो ये जो संख्या होना चाहिए ये किससे डिविजल होना चाहिए? 5 से डिविजल होना चाहिए। 5 से डिविजल कहने का मतलब यहां पे कोई भी 5 का मल्टीप्लाई होना जरूरी है। अतः 4 पर पावर n अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य की संख्या 5 आनी चाहिए। जब इसे गुणनखंड करेंगे, जब इसको तोड़ेंगे, जब इसे n बराबर मान लिया जाए कि 2 लिए, जब इसको 4 इंटू 4, अगर एक गुणनखंड 5 इसमें अपने से आ जाए तभी ये लास्ट में 0 आ सकता है मेरे भाई। तो ये चीज समझ में आ गया। तो और यहां संभव नहीं है, यहां संभव नहीं है, क्योंकि 4 पर पावर n इक्वल टू 2 इंटू 2 पर पावर n, 2 पर कुछ भी पावर लेंगे तो वही इवन ही आएगा, कभी 5 कभी 0 नहीं आ सकता। तथा यहां हम देख सकते हैं कि 4 पर पावर n के गुणनखंड के केवल अभाज्य संख्या 2 ही आ सकती है। देखिए यहां पे गुणनखंड जो 2 ही आ सकता है कि नहीं, तो गणित के आधारभूत परिमेय के अनुसार 4 पर पावर n के गुणनखंड में संख्या 2 के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं गुणनखंड है। अन्य अर्थात क्या आना चाहिए? 5 आना चाहिए। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि n का ऐसा कोई संख्या नहीं है जिसके लिए 4 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त होगी। तो ये चीज समझ में आ गया होगा मेरे दोस्त। तो यहां पे कुछ भी बोल सकता है आपका सवाल। अब देखिए इसमें सवाल किस तरीके से और भी सवाल क्रिएट होगा। कभी कभी क्या करेगा, यहां 4 पर पावर n के जगह पर 6 पर पावर n दे देगा, है ना। 6 पर पावर n सवाल दे सकता है। फिर यही सेम सवाल पेज नंबर 11 का सवाल है, देख लीजिएगा। बुक जो है बीटीबीसी का जो बुक है उसी का है। तो 6 पर पावर n देकर यही क्वेश्चन दे सकता है। कभी कभी दे देगा 7 पर पावर n दे देगा और सवाल सेम सवाल कह देगा कि 0 लाना है, या 24 पर पावर n दे देगा, कुछ भी दे देगा। तो आपको इसी तरह एक्सप्लेनेशन करके लिख देना है। सेम चीज इसमें लिख देना, चाहे कुछ भी यहाँ पे दे, या तो शून्य यहाँ बोले अंत में 0 आए या अंत में कहे 5 आए, तो कोई दिक्कत नहीं है। सवाल आपका सेम इसी तरह बनेगा, चाहे इस पे कुछ भी सवाल है, सिर्फ चेंज यहाँ पे करेगा। तो देखते हैं क्या क्या सवाल बन सकता है, उसमें हम देखें दिए हैं। तो ये चीज पूरी तरह समझ। देखिए सवाल क्या क्या है, जांच करें कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 15 पर पावर n, तो देखो पिछला सवाल में जो दिया था, पिछला सवाल में क्या दिया था? 4 पर पावर n दिया था। पिछला क्वेश्चन में 4 पर पावर n दिया था और वही चीज दिया था। तो यहां कह रहा है कि 15 पर पावर n का कोई अंक शून्य हो सकता है क्या? और प्राकृतिक संख्या n एक प्राकृतिक संख्या, तो बताएं हम लिखना वही चीज है, जो भी पॉइंट लिखना है सारा पॉइंट यही चीज लिखना है, ठीक है ना। यहां पे देखेंगे 15 को हम फैक्टर करते हैं 15 पर पावर n, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 पर पावर n, या इसको हम तोड़ सकते हैं इस टाइप से। लिख सकते हैं यहां पे 15 को लिख सकते हैं बताओ n का मान अगर हम कुछ भी रख दें, n का मान अगर कुछ भी रख दें तो कभी भी शून्य बन सकता है क्या? शून्य बनने के लिए अगर इस गुणनखंड में शून्य बनने के लिए क्या आ जाए? 0 आ जाए। सॉरी इवन नंबर अगर मल्टीप्लाई, यहां पे जस्ट देखिए पिछला क्वेश्चन में यहां पे क्या दे, इवन नंबर था, हमको 5 आनी 0 लाना है, तो 0 लाने के लिए 4 में क्या 5 मल्टीप्लाई होना चाहिए, लेकिन यहां पे 5 है तो यहां हमको लाना है 0, तो 5 का मल्टीप्लाई 0 कब बनता है? जब 5 से कोई संख्या इवन नंबर मल्टीप्लाई हो। तो वह यहां पे कभी नहीं हो सकता, अर्थात
यहां पे इस फैक्टर में कोई भी इवन नंबर नहीं है और मुझे जीरो लाने के लिए एक इवन का जरूरत है जो कि इस फैक्टराइजेशन में, इस फैक्टर में इवन नहीं है। तो जान सकते हैं इसी टाइप का ये भी सवाल है, ये भी सेम सवाल है। तो ये सवाल मेरा है, जवाब आपका है। आप इसे सॉल्यूशन कीजिएगा वो पिछला वाला सवाल से। पीछे जो सवाल हम बताए हैं वही सवाल, प्रीवियस जो सवाल बताए उसी सवाल पर सारा क्वेश्चन आधारित है। तो ये सवाल आपके लिए है, यहां पे लिख चुके हैं, सवाल मेरा, जवाब आपका। दिस क्वेश्चन आर प्रैक्टिस फॉर यू, मतलब ये आपके लिए है ना। ये इस तरीके से कॉन्सेप्ट को हम लोग बारीकी से सीखेंगे। तो ऑनलाइन एजुकेशन स्टडी 24 के साथ हमेशा बने रहिए और बेहतरीन कॉन्सेप्ट को सीखते हुए हम लोग पूरे मैथ्स का चैप्टर को एंड करेंगे, है ना। स्टडी 24 लर्निंग ऐप के साथ हमेशा बने रहिए। बिहार बोर्ड की तैयारी, है ना, यहां लिखा हुआ है कि अब बिहार बोर्ड की तैयारी हुआ आसान स्टडी 24 के साथ, क्योंकि आपको अनुभव हो रहा होगा, आंतरिक इच्छा आपको कह रहा होगा कि नहीं, सच में स्टडी 24 हम लोगों के लिए बना हुआ है, बिहार बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए बना हुआ है। ठीक है, अब 100% मार्क्स लाने के लिए हो जाएं तैयार। स्टडी 24 के साथ जुड़कर क्वेश्चन 16 बनाएं और देखें। आगे चलिए देखते हैं। अब यहां कह रहा है अगला कॉन्सेप्ट, हम लोग पिछला कॉन्सेप्ट आवाज गुणनखंड के बारे में सीख चुके हैं, अब आवाज गुणनखंड का यूज यहां पे भी करेंगे। यहां कह रहा है कि एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने का तरीका क्या होता है ना। चलिए देखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। पहले इसी एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे कैल्शियम और एचसीएफ करने का तरीका। चलिए एग्जाम्पल, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने का तरीका क्या होता है, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे और सीखते हैं, देखते हैं। चल कोई एग्जाम्पल लेते हैं, पहले उससे समझते हैं। कोई संख्या मान लिए 12, ए एक संख्या मान लिए 12 और बी मान लिया जाए कुछ 16 मान लिए, ठीक है। दो संख्या मान लिए एग्जाम्पल में, ए बराबर 12 और बी बराबर 16 हम मान लिए, ठीक है। संख्या को हम मान लिए कि संख्या क्या होता है। अब एक संख्या माने हम इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालने का तरीका सिखाएंगे। हर तरीके से हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं, समझिएगा क्या होता है किस तरीके से। चले बारह का अगर हम आवाज गुणनखंड लेते हैं, अंक गणित आधारभूत परिमेय, अब आवाज गुणनखंड सिखाए ना, आवाज गुणनखंड हम लोग सीख चुके हैं। अब इसी का हम क्या करेंगे, इसको यूज करने की कोशिश यहां पे करेंगे और एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे। 12 का अगर आवाज गुणनखंड तोड़ने की कोशिश करेंगे तो 12 देखिए, 12 का हम तोड़ते हैं, 2 से डिवाइड हुआ 6 बार में, फिर 2 से डिवाइड मतलब लगाएंगे और ये 3 आएगा और भी कटेगा क्या, नहीं कटेगा। तो हम लिख सकते हैं कि 2 इंटू 2 इंटू 3, यहाँ पावर 1 1 1 है मेरे भाई। अब अगर हम 16 का लेते हैं, हम एग्जाम्पल में लिए हैं ये सब संख्या, एग्जाम्पल में 16 का अगर लेते हैं तो 2 से 8 बार में, फिर 2 से 4 बार में, फिर 2 से विभाजित करें 2 बार में, तो यहाँ आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 4, 2 पर पावर 4
और भी कुछ नहीं है, और यह 1 लिख सकते हैं अपने मन से, कुछ भी लिख सकते हैं। यहां पे देखें कि मेरे भाई a बराबर 12 और b बराबर 16 है। a बराबर 12 और b बराबर 16 है। यहां पे दोनों का जब हम गुणनखंड तोड़े तो दोनों का जब गुणनखंड हम निकाले, व्यक्त के गुणनखंड के रूप में, जब व्यक्त की आवाज गुणनखंड के रूप में जब व्यक्त किए, तो देखे कि 12 का आवाज गुणनखंड जो आया 2 × 2 × 3, इसको भी हम लिख सकते हैं 2 का पावर 2 और 3 का पावर 1, है ना। और इससे लिखे 2 का पावर 4। ठीक, चलिए अब इसका हम निकालना है एचसीएफ। सबसे पहले मेरे भाई एचसीएफ का जो हिंदी होता है, महत्तम संवर्तक, या इसको हिंदी मोसो, शॉर्ट में बोलते हैं मोसो। एचसीएफ का इंग्लिश होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहने का मतलब हुआ कि मैक्सिमम ये दोनों में बताओ कि हाईएस्ट मतलब अधिक से अधिक, कॉमन मतलब उभयनिष्ठ। कॉमन कहने का मतलब वो दोनों में, ये दोनों में, यहां पे दोनों हम लोग देखे आवाज गुणनखंड निकाले, ये दोनों संख्याओं का आवाज गुणनखंड में हाईएस्ट, इसी से तोड़ना, ध्यान देंगे, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट मतलब अधिक, तो अधिक कॉमन निकालना है, तो बताओ बच्चों यहां पे कि अधिक, ये दोनों में सबसे अधिक कॉमन क्या है? अधिक कॉमन क्या है? तो अधिक कॉमन यहां पे देखेंगे, इसे हम लिख सकते हैं 2 का पावर 2 × 2 का पावर 2। तो देखेंगे कि यहां पे 2 का पावर 2 और यहां भी 2 का पावर 2 है मेरे भाई। तो जो 2 का पावर 2 और 2 का पावर 2 कॉमन है, और फैक्टर वही गुणनखंड के बारे में बोल रहा था। तो देखेंगे यहां पे सबसे बड़ा मैक्सिमम जो कॉमन होगा 2 का पावर 2, और यहां भी 2 का पावर 2 है, तो वही मेरा एचसीएफ होगा कि नहीं? ठीक है, तो यहां पे एक सिंपल भाषा में हम समझें, कि एचसीएफ जो होता है, एचसीएफ से वही 3 वर्ड से ही हमको क्लियर हो जाएगा। 3 वर्ड से एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट मतलब अधिकतम, कॉमन मतलब उभयनिष्ठ, और फैक्टर मतलब गुणनखंड। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जब देखें कि ये दोनों संख्या का जब फैक्टर निकाले, फैक्टर मतलब देखिए ये फैक्टर, जब फैक्टर कहने का मतलब गुणनखंड जब निकाले, तो गुणनखंड जब निकाले तो इसका गुणनखंड आया 2 का पावर 2 और 3 का पावर 3। और इसका जब देखें 16 का जब आवाज गुणनखंड निकाले या फैक्टर निकाले, तो यहां पे आया 2 का पावर 4। तभी हम जस्ट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का हाईएस्ट फैक्टर निकाल लिए। तीसरा वर्ड फैक्टर, एफ से एफ का यूज करके फैक्टर निकाले। सी मतलब कॉमन। अब ये दोनों में देखना है कॉमन क्या है मेरे भाई। तो 2 कॉमन यहां पे देख रहे हैं कि 2 का पावर 2 और यहां भी 2 का पावर 2 है। ठीक है, तो 2 का पावर 2 हाईएस्ट, अधिकतर कॉमन जो आ गया वो। तो सीधा सीधी समझेंगे कि एचसीएफ मतलब होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कोई भी 2 संख्या का जब आवाज गुणनखंड निकालेंगे, कोई भी 2 संख्या का आवाज गुणनखंड निकालेंगे, तो उसका मैक्सिमम जो कॉमन फैक्टर होगा, मैक्सिमम जो गुणनखंड होगा, या अधिकतम जो गुणनखंड फैक्टर होगा, गुणनखंड होगा, उसे हम बाहर निकालेंगे, वही क्या कहलाएगा? एचसीएफ कहलाएगा। तो इसका एचसीएफ हो गया 2 का पावर 2 मतलब 4। 2 का पावर 2 मतलब
4। ठीक है, मतलब इसका एचसीएफ आ गया 2 पावर 2 4। याद कीजिए कि पिछले क्लास में हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का यूज करके अगर एचसीएफ निकालेंगे तो 12 को 16 में डिवाइड करेंगे तो 12 कहीं 12 4, फिर एक बार में 0 नहीं आया तो फिर 12 को डिवाइड करेंगे तो 3 बार में। देखिए यही मेरा एचसीएफ कहलाता था कि नहीं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का यूज किए तो यहां पे भी एचसीएफ आया 4। और जब अंकगणित है ना, फंडामेंटल थ्योरम का जब यूज किए, अंकगणित आधारभूत परिमेय का जब यूज किए तो यूज करने के बाद देखा गया कि यहां पे एचसीएफ आया 4। एचसीएफ क्या आया 4 आया। ठीक है, तो ये एचसीएफ निकालने का तरीका हुआ कि एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कोई भी संख्या, कोई भी 2 या 2 से अधिक संख्या जो हो सकता है। तो 2 संख्या को हम लेकर अभी चलते हैं कि यदि दोनों संख्याओं का जब अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, दोनों संख्याओं का जब अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे तो उसमें हाईएस्ट फैक्टर जो आएगा, उसमें जो हाईएस्ट फैक्टर आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो आएगा उसी को हम लोग एचसीएफ बोलते हैं। तो कोई दिक्कत? अब हम लोग देखेंगे अब हम लोग एलसीएम निकालने का तरीका को सीखते हैं। एलसीएम कैसे निकाला जाता है? एलसीएम का होता है फुल फॉर्म लिस्ट कॉमन मल्टीपल है ना, लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। लिस्ट मतलब होता है छोटा या लघुत्तम, इसको बोलते हैं लघुत्तम समावर्ती है ना, लघुत्तम समावर्ती। लिस्ट कॉमन मल्टीपल के बारे में अगर सीखेंगे तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है कि अब जब लिस्ट कॉमन मल्टीपल को हम लेने की कोशिश करेंगे, है ना, लिस्ट कॉमन मल्टीपल लेने की कोशिश करेंगे तो देखेंगे, है ना, क्या होता है। लिस्ट कॉमन मल्टीपल की अगर बात करेंगे तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है, जब हम 12 का फैक्टर लिए, फिर से एक बार देखेंगे, 12 का जब फैक्टर लिए तो 2 का पावर 2 और 3 का पावर 1 आया, और 16 का जब फैक्टर लिए तो 2 का पावर 4 आया, है ना। तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल के बारे में जब हम देखने की कोशिश किए या देखें तो एचसीएफ के बारे में तुम समझिए कि हाईएस्ट कॉमन जो अगर फैक्टर होगा, जो गुणनखंड होगा, उसमें हाईएस्ट अधिकतम जो कॉमन होगा वही एचसीएफ कहलाएगा, अर्थात महत्तम समावर्तक कहलाएगा। इसका शॉर्ट नेम बोलते हैं म100। ठीक है, तो यहां पे देखें एलसीएम अगर लेते हैं इसमें तो एलसीएम देखते हैं, है ना, एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम लेते हैं यहां पे, तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब यहां पे देखेंगे कि लिस्ट कॉमन जो होगा, कॉमन यहां पे लिस्ट कॉमन 2 का पावर, पहले इसको फिर से एक बार लीजिए, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, गला सूख रहा है। चलिए देखते हैं, थोड़ा सा इसको मिटाते हैं, फिर से हम समझेंगे। एलसीएम, ठीक है, जब 12 का हम लेने के 12 का अभाज्य गुणनखंड तोड़े तो 2 × 2 × 3, और 16 का जब लिए तो 2 × 2 × 2 × 2, इसी तरह रहने दिए, समझ में आ जाएगा। इसमें हाईएस्ट कॉमन ले लिए, यहां पे समझिएगा कि यहां पे कॉमन जो है लिस्ट कॉमन, तो कॉमन लिस्ट इसमें देखिए 2 दिखा कॉमन, और फिर कॉमन क्या दिखा, 2 ही दिखा, मिनिमम से मिनिमम कॉमन ले लिए। और एलसीएम निकालते इसमें ये ध्यान देना कि जो कॉमन है तो उसको तो ले लिए, लेकिन जो कॉमन नहीं भी है
उसे भी लेना है तो यहां पे आ जाएगा 3, 3 कहीं कॉमन है नहीं ना है, लिस्ट मतलब लेना है, मिनिमम से मिनिमम कॉमन हो, मिनिमम से मिनिमम है ना, एलसीएम मिनिमम से मिनिमम मल्टीप्लाई। तो 3 सॉरी 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 इस चीज को एलसीएम को देखेंगे फिर से, थोड़ा सा इस पे एससीएफ पे आ गया था। एलसीएम मतलब यहां होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल जैसे 12 का अगर हम मल्टीपल लेना चाहेंगे तो 12 का मल्टीपल अगर लेंगे तो 12 का मल्टीपल होगा 12 है ना, 12 12 दूनी 24, 36, 48 डॉट 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 होगा 16 लेंगे तो 16 का हो जाएगा 16, 32, 48 है ना, डॉट डॉट 64 डॉट डॉट इधर होगा, और यहां भी लास्ट में कहीं 96 आएगा, यहां भी 96 आएगा। तो यहां पे मल्टीपल हम 12 और 16 का तो मल्टीपल ले लिए, लेकिन कॉमन चाहिए। तो बताओ मेरे दोस्त, कॉमन यहां पे कॉमन यहां पे 48 भी और कॉमन यहां 96 भी होगा कि नहीं, क्योंकि उस दोनों का मल्टीपल, सबका दोनों का मल्टीपल यहां करे मल्टीपल, तो मल्टीपल तो मैंने ले लिया, और भी उधर मल्टीपल हो सकता है, मल्टीपल कॉमन होगा। लेकिन यहां पे बोल रहा है एल मतलब लिस्ट होता है, लिस्ट मतलब छोटा होता है, तो ये दोनों में सबसे छोटा कौन है, तो छोटा 18 है। तो ये दोनों का जो एलसीएम, सॉरी 18 बोलता है 48 है, तो बताओ ये दोनों का एलसीएम जो होगा वो क्या होगा, 48 होगा, 48 होगा। तो हम लोग सीख चुके कि एचसीएफ और एलसीएम निकालने का तरीका जो होगा, एचसीएफ निकालने का तरीका हुआ कि सबसे पहले एलसीएम एचसीएफ जो होगा उसको कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखें तो ए बराबर 12 माने हम बी बराबर 16 ले लिए। तो जब इसका हम फैक्टराइजेशन किए, गुणनखंड किए, तो गुणनखंड करने पर इसमें हाईएस्ट कॉमन जो आया 2 का पावर 2, और वहां भी 2 का पावर 2 आया, और दूसरा कोई संख्या नहीं आया, तो 2 का पावर 2 मतलब 4 आया। लेकिन एलसीएम निकालने का तरीका सीखें तो एलसीएम का मतलब होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, या इंग्लिश में हिंदी में बोल सकते हैं लघुत्तम समावर्ती, और या इसको शॉर्ट में बोलते हैं हिंदी में लॉसॉ निकालना। तो लॉसॉ निकालने का तरीका कि हाईएस्ट इसका जो मल्टीपल होना चाहिए, इसका जो मल्टीपल होना चाहिए वह मल्टीपल यहाँ पे कॉमन होना चाहिए, और कॉमन के बदले यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। लेकिन एक और तरीके से निकलता है, ये तो एक बेसिक तरीका जो 6-7 में आप पढ़ चुके थे। लेकिन जो अभाज्य गुणनखंड के द्वारा जो निकलता है, ये हम लोग एक मल्टीपल के सहारा से हम लोग निकाल, लेकिन एक अभाज्य गुणनखंड के द्वारा जो निकलता है, जो हम लोग को सीखना है, अभाज्य गुणनखंड के बारे में सीखना है, जो भी हम लोग अंकगणित आधारभूत परिमेय सीख रहे हैं, है ना, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक जो सीख रहे हैं, उसके आधार पर हमको सीखना है। लेकिन इसे भी हम सीख सकते हैं, इसे सीखे हैं बचपन में 6 में जब हम पढ़ रहे थे, या 5 में जब पढ़े थे, बच्चे में जब पढ़े थे, तो उसको इस तरीके से सीखे, है ना। लेकिन इसको सीखना है, हमको बनाना है किस रूप में, इसको बनाना है तो वो चीज वहां से समझ में आ गया। लेकिन इसे सीखना है हम लोग को अपने तरीका, अभाज्य गुणनखंड के द्वारा एलसीएम निकालना है। किसके द्वारा निकालना है, अभाज्य गुणनखंड के द्वारा निकालना। तो 12 का आया 2 × 3, और 16 का आया 2 × 2 × 2 × 2। एलसीएम जो निकलेगा, या इसको लॉसो बोल सकते हैं, लॉसो जो निकलेगा, मिनिमम कॉमन 2 आया, यहां पे कॉमन 2 आया। लेकिन जो अनकॉमन है, जो कॉमन नहीं भी है, उसे भी लेना एलसीएम में। एचसीएफ में क्या होता है, जो कॉमन होता था, जो मैक्सिमम कॉमन होता था, हाईएस्ट कॉमन होता था, उसी को लिया जाता था। लेकिन यहां पे जो कॉमन है, कॉमन तो लेंगे, लेकिन जो कॉमन नहीं है उसे भी लेंगे। तो कॉमन यहाँ पे देखिए 3 नहीं था, लिए, तो ये आ गया टोटल 48।
तो ये एलसीएम के रूप आ गया। किसका किसका? 12 और 16 का एलसीएम आ गया। 12 और 16 का एलसीएम आ गया। तो 12 और 16 का एलसीएम आ गया। तो 16 एलसीएम के बारे में सीखे और एचसीएफ के बारे में सीखे कि एचसीएफ को कैसे निकाला जा सकता है और एलसीएम को कैसे निकाला जा सकता है मेरे भाई। तो हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। इससे एक फॉर्मूला बनता है, अंकगणित आधारभूत फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के अनुसार एक फॉर्मूला क्रिएट होता है। वो फॉर्मूला कैसे क्रिएट होता है उसको हम लोग समझेंगे और देखेंगे कि क्या होता है ये फॉर्मूला। तो ये देख लेंगे, एक बार अपना स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, एलसीएम और एचसीएफ निकालने का तरीका सीख लिए। चलिए, हम दो संख्या लिए, कॉन्सेप्ट, दो संख्या लिए, एक 12 और एक 16। बताओ, हम 12 का अगर फैक्टर लिए तो 12 का फैक्टर आया, जब गुणनखंड किए इसको तो 2 इंटू 2 इंटू 3। 16 का जब तोड़े गुणनखंड, आवाज गुणनखंड के रूप में 2 इंटू 2 इंटू 2 आया, 2 इंटू 2 इंटू 2 आया, है ना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ये आया। फिर यहां से अगर हम इसका एस निकालते हैं, एचसीएफ निकालते तो एचसीएफ का मतलब ये समझे कि एचसीएफ मतलब होता है कि बड़ा फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आया 2 और 2, तो 2 एक कॉमन आया 2 और यहां पे आया 2, तो हो गया कितना? 4, है ना। 2 और 2 4 आ गया। ठीक है, एलसीएम अगर ले तो एलसीएम का मतलब होता है जो कॉमन है तो वो तो लेंगे ही 2 इंटू 2, और जो कॉमन नहीं है उसे भी एलसीएम में इंक्लूड करेंगे। जो कॉमन फैक्टर में गुणनखंड में कॉमन नहीं भी, उभयनिष्ठ नहीं भी है, उसे भी लेंगे। उभयनिष्ठ है तो उसके जो कॉमन होगा उसके बदले में एक बार लिखेंगे, इसके बदले में एक बार लिखेंगे, लेकिन जो कॉमन नहीं है, जो उभयनिष्ठ नहीं है ना, तो उसे भी लिखेंगे किसमें? एलसीएम में। तो देखते हैं मेरे भाई, यहां पे आ गया कितना? 48। तो देखा गया, एक चीज यहां से देखने को मिला कि जब एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई किया, 4 इंटू 48 किया तो आया 196। क्या आया? 196। लेकिन जब हम संख्या को मल्टीप्लाई किए तो संख्या को जब मल्टीप्लाई किए तो ये भी आया 196। बताओ, ये एलसीएम और एचसीएफ, इसके 12 और 16 के 12 और 16 का जब एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई किए तो 196 आया, और 12 और 16 को भी मल्टीप्लाई किए तो 196 आया। तो बताओ भाई कि ये दोनों बराबर हुआ कि नहीं? बराबर हुआ कि नहीं? तो ये जब यहां देख रहे हैं कि इसका मतलब दोनों संख्याओं का मल्टीपल 196 और इसका एलसीएम इंटू एचसीएफ भी 196। तो बताओ बच्चों कि हम कह सकते हैं कि नहीं, हम लोग कह सकते हैं कि नहीं कि ये दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा उसके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होगा कि नहीं भाई? होगा ना, क्योंकि हम लोग देखें कि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीपल या गुणनफल, और दो संख्याओं का गुणनफल 196 आया। तो यहां से एक फॉर्मूला आया कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो यहां से एक फॉर्मूला क्रिएट हुआ,
फॉर्मूला क्रिएट होगा कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा उन संख्याओं का एलसीएम इनटू एचसीएफ के बराबर। तो आज से एक फॉर्मूला आप लोग हमेशा पढ़ते आ रहे होंगे कि फॉर्मूला कि दो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स या पहली संख्या इनटू दूसरी संख्या पढ़ रहे होंगे, पहली संख्या इनटू दूसरी संख्या बराबर होगा एलसीएम इनटू एचसीएफ के बराबर। तो ये हम लोग सीखते थे, लेकिन आज अब हम लोग को मतलब ये कहां से आया, कैसे आया, वो सारा चीज हम लोग कॉन्सेप्ट से सीख लिए और फॉर्मूला ले आए। सिर्फ हम लोग रटते थे बच्चों, ऑफलाइन क्लास में हम भी जब पढ़े थे तो बस इसको रटते थे। टीचर से पूछने पर बोला जाता था कि ये होता है, लेकिन ये कहां से होता है, कैसे होता है, भाई ये सारा चीज हम लोग एक्सप्लेनेशन करके पढ़ेंगे और देखेंगे। तो यहां पे दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो हम लोग सिद्ध किए और प्रूफ भी किए और देखे भी। ठीक है, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, या हमेशा बोलते हैं कि कॉपी कलम लेकर बैठे, कॉपी कलम लेकर बैठे, जब भी वीडियो देखना स्टार्ट करें तो कॉपी कलम लेकर बैठे, उसमें देखें और समझें हर बात, प्रत्येक बात को एक पॉइंट्स बाय पॉइंट्स को हम लोग एक्सप्लेनेशन करके बताते चले जा रहे हैं। उसी चीज को देखना है। अगला देखते हैं, एक क्वेश्चन यहां पे हम लेते हैं, एक क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं, अपने मन से लेते हैं। दो संख्याएं 8 और 12 है और इनका एचसीएफ 4 है, तो एलसीएम ज्ञात करें। तो देखो भाई यहां पे दिया हुआ, हम एक एग्जांपल ले लिए, एक एग्जांपल क्वेश्चन के लिए है ना, अपने मन से लिए कि दो संख्या 8 और 12 दिया हुआ है, तो इनका एचसीएफ 4 है, तो एलसीएम ज्ञात करें। कोई दिक्कत नहीं, अभी हम लोग फॉर्मूला प्रूफ किए कि पहली संख्या दूसरी संख्या इक्वल टू एलसीएफ इंटू एचसीएफ के बराबर होगा। तो यहां पे देखिए दो संख्याओं का गुणनफल, तो बताओ कि एक फॉर्मूला है, दो संख्याओं का गुणनफल 8 इंटू 12 हुआ, 8 गुना 12 हो गया दो संख्या का मल्टीपल। तो जब दो संख्या का मल्टीपल 8 और 12 हो गया, बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो एचसीएफ या एचसीएफ देखो कितना दिया हुआ, 4, और एलसीएम कितना दिया हुआ, एलसीएम निकालना है। तो देखो, तो यहां से हम लिख सकते हैं, इसलिए 8 इंटू 12, नीचे इधर आ जाएगा 4 इक्वल टू, ठीक है, तो ये कट जाएगा कितना बार में, 2 बार में, तो ये आ जाएगा 24 एलसीएम भाई। ठीक है, अगर एलसीएम दिया हो एचसीएफ निकालने का दे, तो एलसीएम का वैल्यू पुट करेंगे, यहां पे एचसीएफ ही रखेंगे, आ जाएगा। तो कुछ भी सवाल बन सकता है। कभी कभी क्या होगा, एक संख्या दे दे, एलसीएम और एचसीएफ दे दे, तो आपको दूसरी संख्या निकालने का कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक संख्या दे दे और दूसरी संख्या के जगह पर x मान ले, अगर दूसरी संख्या के जगह पर x मान ले, पहली संख्या दे दे और दूसरी संख्या x मान ले, और एचसीएफ बराबर भी 4 और एलसीएम बराबर भी कुछ दे दे, है ना, y दे दे, तो कैसे निकालना है इस 12 को। तो यहाँ क्या करेंगे, 8 इंटू एक्स 4 इंटू वाई, अपना x का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस सॉल्यूशन कर सकते हैं, एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो एक फॉर्मूला बना, अभी हम लोग सीखे आवाज गुणनखंड के बारे में, आवाज गुणनखंड का यूज करके एचसीएफ कैसे निकाल सकते हैं और एलसीएम कैसे निकाल सकते हैं, वो चीज सीखे। और एलसीएम और एचसीएफ निकालने के अलावा फिर हम लोग सीख लिए कि फॉर्मूला कैसे प्रूफ हुआ, फॉर्मूला कैसे बना कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ, या कह सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ
और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं अगला कॉन्सेप्ट की ओर कि अगला क्या कहता है, वो चीज हम लोग समझेंगे। चलिए देखते हैं। बेहतरीन सवाल, उसी का यूज करना है। उदाहरण नंबर 6, बुक पेज नंबर 12 का, उस पेज नंबर 12 का उदाहरण नंबर 6, सेम चीज अभी जो लोग हम लोग पढ़े उसी चीज का यूज करना है। यहां कह रहा है कि आभाज्य गुणनखंड विधि दो विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड के विधि द्वारा आपको ज्ञात करना है, फॉर्मूला के द्वारा नहीं। तो देखिए 6 का गुणनखंड क्या होगा, 2 × 3। 20 का क्या होगा, 2 × 5। देखिए है ना, यही आ जाएगा। तो यहां पे ये आया। ठीक है, यहां पे लिख लेंगे, मान लेंगे कि a बराबर 6 और b बराबर 20 है। तो a और b का गुणनखंड निकालेंगे। a और b का गुणनखंड निकाले तो a कोई एक बराबर, यहाँ पे a का 6 था, इस गुणनखंड निकाले इतना आया, और b का इतना आ गया। तो यहां से देखेंगे हमको एचसीएफ निकालना है। तो बताओ कि एचसीएफ जो होगा वो मैक्सिमम कॉमन होगा। तो बताओ मैक्सिमम कॉमन इसमें क्या है, 2 है। और बताओ कोई कॉमन है, तो कोई कॉमन नहीं होता है। एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट मतलब इसमें फैक्टर पहले लिए, उसके बाद कॉमन देखें और हाईएस्ट, मैक्सिमम हाईएस्ट कॉमन यही है। तो एचसीएफ 2 होगा। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम निकाल, आभाज्य गुणनखंड के द्वारा निकालना, आपको फॉर्मूला द्वारा नहीं निकालना, फॉर्मूला द्वारा निकालने कह देगा तो निकाल लेंगे। तो आभाज्य गुणनखंड द्वारा यहाँ पे हम लोग देखें, एलसीएम जब निकालें तो एलसीएम में जो कॉमन होगा तो लेंगे ही, और जो कॉमन नहीं होगा उसे भी लेंगे। तो 5 दूनी 10 या 20, 10 या 30, 30 दूनी 60 आ जाएगा। कितना, 60 आंसर है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आ गया, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जिस समय समझाएं बस उस समय एकदम देखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और इनका एलसीएम भी ज्ञात करें। तो देखो भाई, a बराबर यहां क्या होगा, 96, अब b बराबर 404 है ना, मान लेंगे। तो यहां पे 96 का हम पहले आभाज्य गुणनखंड लेते हैं। अभाज्य ए और बी का अभाज्य गुणनखंड लेते हैं। तो 96 लिए, तो 2 से डिवाइड किए, तो 2 से डिवाइड करने पर आया 40। ठीक है, तो यहां पे 148 लिए। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 48। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा कितना, 24। शायद एग्जाम्पल में हम लोग 48 गुना जो 4 किए थे 196 ले लिए थे, लेकिन 192 होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से 2 मल्टीप्लाई किए तो 12 आया, और 2 से मल्टीप्लाई किए 6 आया, अब 2 से मल्टीप्लाई किए 3 आया। तो यहां से इसका देखा गया कि
96 का अभाज्य गुणनखंड जो होगा वो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। देख लेंगे वो 48 इंटू 4, पिछला एग्जाम्पल में 48 इंटू 4 को हम 196 गलती से लिख दिए थे, लेकिन 192 होगा, है ना। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू ये हो गया। अब हम जब 404 को लेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड लेंगे तो 2 से लेंगे, फिर इसको डिवाइड करेंगे 101 हो जाएगा, है ना। कटेगा क्या? किसी से अब नहीं कटेगा, अभाज्य संख्या हो गया वो। तो इसका फैक्टर देखें 440 का जब फैक्टर 404 का जब फैक्टर देखे तो 404 का फैक्टर जो हम देखें तो इसका आया 2 इंटू 2 इंटू 2। एक एक 2 नहीं करता है। एक 101 का कोई फैक्टर फिर नहीं होता है। अगर इसे हम लगा सकते हैं नहीं होता है। तो यहां हम लोग देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी हो यहां पे हम ले लिए। यहां निकालना है एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एचसीएफ ज्ञात करना है, हम लोग जानते हैं कि एचसीएफ निकालने के लिए जो मैक्सिमम कॉमन होगा, मैक्सिमम जो कॉमन होगा उसी को लिखेंगे। तो एक बार कॉमन आया 2, फिर दूसरी बार भी कॉमन आया 2, और तीसरी बार भी कॉमन आया 2, और दूसरा कोई कॉमन नहीं आया। हम इसके बदले में लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू, आ गया आंसर कितना, 8। यहां से हम लोग देखें कि निकालने का तरीका हम लोग देख लिए कि कैसे अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, और अभाज्य गुणनखंड निकालकर हम यहां लिख दिए और इसका एचसीएफ निकाल दिए। एचसीएफ निकाले। अब हम लोग को देखिए निकालना है अब हम फॉर्मूला का यूज करने की कोशिश करते हैं। तो फॉर्मूला में हम लोग यूज करेंगे, या एलसीएम यहां पे अगर डायरेक्ट निकालेंगे तो एलसीएम डायरेक्ट निकालेंगे तो जो कॉमन है उसके बदले तो लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2। जो कॉमन नहीं है 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, और 1 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो संख्या आएगा वही इसका एलसीएम कहलाएगा मेरे भाई। अगर दूसरे तरीके से, दूसरी विधि से अगर एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो हम लोग जानते हैं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर संख्याओं का गुणनफल होता है। तो एलसीएम एचसीएफ यहां से हम निकाल लिए 8, ठीक है। तो ये 8 से काट दिए, 12 8 96, 1 मिनट, 404, 6 2 दूनी 4, 6 होगा, 6 होगा, ठीक है। यहां भी 6 होगा, छः इकाई 6, 6 16 छक 96। तो 16 छक 96 आया। तो यहां से हम गुना कर सकते हैं 16 चौका 64, 6, 16 चौका, ये आ जाएगा एल, ठीक है ना। यहां से गुना कर सकते हैं आराम से। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48,
दो 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 दो, तो ये 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, है ना। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, एक मिनट, 8 यहाँ हुआ, एक मिनट फिर से इसको लिखना पड़ेगा। यहां पे फिर से हम लोग देखते हैं 196 को अगर लिए तो 2 से हम डिवाइड किए तो 48, फिर जब 2 से डिवाइड किए 48 और 24, है ना। तो 96 को जब लिए तो 96 आया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 1 2 3 4 5, तो 5 को 2 आया, है ना, 3, एक बार 3 आया, ठीक है। देख लीजिए फिर से, गलती कहीं ना हो। 48 2 से लगाए 24 बार, फिर 2 से 12, ये हो गया 404। 404 को जब हम लगाएं 2 से तो 204, 202, फिर 2 से लगाएं तो 101, फिर 2 से जब लगाए तो नहीं लगेगा, गलती कर दिए थे ना, 2 से लगाएं तो 101, तो 2 इंटू 101। अगर एचसीएफ निकालें तो एचसीएफ निकालने का तरीका एचसीएफ निकालेंगे तो यहां पे 2 दूनी 4, जो कॉमन एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन, तो यहां पे सबसे दोनों में 2 2 कॉमन होते, एक बार 2 हुआ। अब फिर यहां पे देखा गया कि इसमें भी कॉमन है तो 2, और कोई कॉमन नहीं है, इस कारण से इसका जो वैल्यू होगा वो 4 होगा, है ना। वो जो होगा वो कितना होगा, 4 होगा। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम जो हाईएस्ट कॉमन है 2 इंटू 2 है। एलसीएम अगर लेना चाहेंगे तो जो कॉमन है तो वो तो लेंगे ही, जो कॉमन होता है वो तो लेते हैं, लेकिन जो कॉमन नहीं भी होता है उसे भी लेते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 101, ठीक है। तो यहां जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 तिया 96, है ना, 96 इंटू 100, तो 96 और 96 इसका आंसर है। या आप अगर दूसरी विधि से निकालना चाहेंगे तो दूसरी विधि से अगर निकालना चाहेंगे तो देखिए कैसे निकालेंगे। यहां पे हम जानते हैं कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। तो पहली संख्या यहां पे 96 है और दूसरी संख्या 404 है, और एचसीएफ जो आया वो 4 आया, और एलसीएम के बदले x मान लेते हैं, ठीक है। तो देखते हैं 4 से इसको जब काटते हैं तो 4 से जब ये कटा तो 24 चौक 96, 4 बार में कट गया, 24 चौक 96। तो जब 24 चौक 96 हो गया तो यहां से हम लोग 24 चौक 96
और फिर 2400। ठीक, ये आंसर होगा। ठीक है, तो यहां से हम लोग फाइंड आउट, थोड़ा सा गुना में प्रॉब्लम आया था। तो आवाज गुणनखंड के विधि द्वारा हम 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कर दिए और एलसीएम भी ज्ञात किए। आप आवाज गुणनखंड के द्वारा एलसीएम भी ज्ञात कर सकते हैं, एचसीएफ भी ज्ञात कर सकते हैं और फॉर्मूला के द्वारा आप भी निकाल सकते हैं। तो अगला हम बढ़ते हैं अगले सवाल पे। तो अगला सवाल कह रहा है कि संख्याएं 6, 72, 120 के अभाज्य गुणनखंड के विधि द्वारा। तो 6 बराबर 6 का अभाज्य गुणनखंड लिए 2 into 3। अब 72 है, इसका हम जब अभाज्य गुणनखंड लिए 2 से अगर डिवाइड किए तो 36 बार में, फिर 2 से डिवाइड किए तो 18 दूनी 36, 2 से डिवाइड किए 9 आ गया, 3 से किए तो 3 आ गया। तो यहाँ पे आ गया 72 का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। 120 का जब हम फैक्टराइजेशन किए या गुणनखंड लिए, अभाज्य गुणनखंड जब लेंगे, जब अभाज्य गुणनखंड लेंगे तो देखेंगे कि 2 से जब इसको डिवाइड किए 60 और फिर इसको 2 से डिवाइड किए तो 30 और फिर 2 से डिवाइड किए 15, लेकिन अब नहीं लगेगा, ये 15 है, फिर इसको 3 से लगाएंगे 5 आएगा। तो यहां से देखें कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अभी आप बोलेंगे सर मैंने तो अभी तो आप सिखाएं कि दो ही संख्या का एलसीएम और एचसीएफ निकाले, तो वही सेम चीज है, सेम कंडीशन है कि 2 से अधिक भी संख्या रहेगा तो मैक्सिमम कॉमन लेना है, मैक्सिमम कॉमन लेना, तीनों में कॉमन होना चाहिए। एक ये नहीं कि 2 में कॉमन हुआ तो वही लिख ले, नहीं, तीनों में कॉमन होना चाहिए, तीनों में कॉमन जरूरी है ना। ये नहीं कि 2 जगह कॉमन हुआ तो ले लिए, है ना, तीनों जगह कॉमन लेना है। तो तीनों जगह देखिए कॉमन लेना है। तो 6 का यहां देखिए 2 2 2 कॉमन हो गया, 1 2 लिख लिए। ठीक है, फिर देखिए क्या 3 यहां पे, 3 यहां पे, यहां भी 3 है ना, देखो 3 3 3। क्या अब कहिएगा सर इसमें भी 2 इसमें भी 2 कॉमन तो है नहीं, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो कॉमन होना चाहिए वह तीनों में कॉमन होना चाहिए, यहां पे भी यहां पे भी तीनों में कॉमन होना चाहिए, तभी हम लेंगे। तो इसका एचसीएफ हो जाएगा कितना, 6। अगर इसका एलसीएम लेने की अगर बात करेंगे, क्या चीज करेंगे, एलसीएम लेने की अगर बात करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा, जो कॉमन है तो कॉमन तो लेंगे ही, 3 3 3 3 कॉमन है। तो यहां देखो इसमें कॉमन 2, जो कॉमन नहीं है तीनों में 2 2 3 2 2 5 है ना। तो यहां पे हम लोग देखेंगे, यहां पे हम लोग देखेंगे कि कहां से क्या कौन सी सवाल मतलब ये क्रिएट होगा। तो देखते हैं कितना आ गया, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 24 यहां तक 24 हो गया, और 5 तिया 15 और 15 चौका 60, तो ये आ गया 60। तो 24 छक 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 6 चौक 24। गलती है, 1 मिनट 1 मिनट।
2 लिए, 3, अभी दोनों में 2 कॉमन है, तो ये दोनों में 2 कॉमन है तो 2 नहीं लेंगे, एक ही 2 लेंगे। ये दोनों में 2 कॉमन है तो 2 ही लेंगे, और ये 3 तो ले लिए, फिर ये नहीं कॉमन है, ये नहीं लिए। तो अब देखिए 5 तिया 15, 15 चौका 60, और 6 तिया 18, 18 दूनी है ना। ठीक है, ये आ गया 360। ठीक है, तो 360 यहां पे आ गया। तो हम लोग देखें कि 6, 72, 120 का आवाज गुणनखंड विधि द्वारा गैसीय एलसीएम निकालेंगे तो निकाल सकते हैं। तो एलसीएम एलसीएम निकालने का तरीका हम लोग सीख चुके हैं आवाज गुणनखंड के द्वारा। या 2 संख्या या 2 से अधिक संख्याओं से हमको कोई मतलब नहीं है, 2 हो या 2 से अधिक हो उससे कोई मतलब नहीं है। हम बस लेंगे एलसीएम मतलब होता है जो कॉमन होता है उसके बदले लेते हैं। अब एलसीएम के बारे में तीनों के बदले जो कॉमन हो उसको लेंगे ही। अब ये दोनों में ये तो इसका काम खत्म हो गया। अभी दोनों में जो कॉमन होगा उसमें 1 लिखेंगे, इसमें भी 1 लिखेंगे, और जो कॉमन नहीं है उसको भी लिख लेंगे। तो 360 आंसर आ गया। तो देखते हैं 360, देखिए 6 से भी कटेगा, 72 से भी कटेगा, है ना, 72 से भी कट जाएगा, है ना। तो ये चीज देख लिए। ठीक है, तो एलसीएम ये आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित संख्याओं को, प्रश्नावली 1.2 है, निम्नलिखित संख्याओं को आवाज गुणनखंडों गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। गवाह संख्या गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। तो अगला सवाल यहां से हम देख लेते हैं कितना सवाल है। अब प्रश्नावली 1.2 हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, है ना। यहां तक एंड करते हैं हम लोग। अंक गणित जो प्रमेय है फंडामेंटल ऑफ अर्थमेटिक के बारे में हम लोग सीखे कि ये होता क्या। उसमें 2 पॉइंट सीखे, उसमें 2 पॉइंट सीखे कि पहला पॉइंट सीखे हम लोग, पहला पॉइंट सीखे हम लोग कि द फंडामेंटल अंकगणित आधारभूत क्या होता है, कैसे होता है, वो चीज सीखे। और दूसरा हम सीखे कि आवाज गुणनखंड कैसे निकला जाता है, और एलसीएम एचसीएफ का जो फॉर्मूला होता है वो कैसे बनता है हम लोग सीखे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमेशा इसके साथ स्टडी 24 के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।